बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी उसमें शामिल थे और जस्टिस काजी अमीन साहब भी उसमें शामिल हैं। तो जनाब इन 3 रुकनी बेंच ने जो रिमार्क्स दिए कंटोनमेंट बोर्ड से मुतल्लिक जो केस था उसमें, वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि दबंग किस्म के रिमार्क्स हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि यार ये क्या है या इसके बैकग्राउंड क्या है या ऐसा क्यों है, ऐसा होता हुआ मुमकिन तो नहीं नज़र आता। भाई ना आता हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऐसे रिमार्क्स का आना कोई मामूली बात नहीं है। सेक्रेटरी दिफा को तलब करना, और वो भी रिटायर्ड जनरल हैं, और उनसे कहना कि ये फ़ौज क्या कर रही है, क्या ये शादी हाल बनाना और ये सारा कुछ जो अपना पेट्रोल पंप बनाना और ये जो स्कीमें बनाना, हाउसिंग स्कीमें और ये सारी चीज़ें बनाना, क्या ये दिफाई मकासद हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर आप दिफाई मकासद के लिए वो ज़मीन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो ज़मीन हुकूमत को वापस की जाए। मतलब यहाँ तक कुछ मिसालें भी बड़ी ख़तरनाक सी मिसालें दी गई, और वो फ़र्स्ट टाइम ज़ाहिर है जब ऐसी लेवल पे एक सूरत हाल होती है तो फिर वो फ़र्स्ट टाइम लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और फिर लोग एक दूसरे से सरगोशियाँ करते हैं कि देखो हम ठीक कह रहे थे ना। मतलब वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यहाँ तक कहा गया कि एक ये कराची में गोरा कब्रिस्तान, वो लोग जानते हैं राशिद मिन्हास रोड पे साथ ही है, तो वहाँ पर वो कहा कि गोरा कब्रिस्तान में एक मेजर साहब जो रिटायर्ड मेजर हैं, उन्होंने एक मार्की, ग्लोबल मार्की है गालिबन उसका नाम, उसके लिए ज़मीन लीज़ पर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि उस रिटायर्ड मेजर ने किस हैसियत में दी है लीज़ पर ज़मीन मार्की के लिए, और उसके उनसे किसी ने पूछा, किसी ने पाक फ़ौज के किसी अफसरान ने या उनके अफसरान बाला ने, ये जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने उस मेजर साहब से पूछा कि आपने एक रिटायर्ड मेजर होते हुए ज़मीन लीज़ पर किस तरह दी है। तो मतलब इन चीज़ों से एक बात तो वाज़े है कि जैसे इदारे के अंदर अन्नी नहीं मची होती, बिल्कुल इसी तरीके से अन्नी मची है। अच्छा, मेरे लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे रिमार्क्स भी अहम हैं, नो डाउट, क्योंकि जब इस तरह के रिमार्क्स ऐसी मुल्क की आला तरीन अदालत और आला तरीन जजेस के ज़रिए से आते हैं तो फिर बहुत सारे, उसको नेशनल मीडिया भी कोट करता है, उसको इंटरनेशनल मीडिया भी कोट करता है। तो वो बहुत कहा गया कि जी ये किस तरीके से है कि आप ये फ़ौज का अपना भी मोराल डाउन होगा, वो अपने इदारे पर भी, अपने लिए भी, उनके लिए मुश्किलात, हमारे लिए भी मुश्किलात। ये कैसे मुमकिन है कि हम बाकी इमारतें तो गिरा दें और फ़ौज की इमारतें हम वो छोड़ दें? यहाँ पर सिनेमा हॉल बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर पेट्रोल पंप बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर सीएनजी स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर, और फिर साथ कहा कि यहाँ पर शादी हॉल्स बनाए जा रहे हैं, और साथ कहा कि ये सिर्फ कोई कराची तक सिर्फ महदूद नहीं है बल्कि ये पूरे मुल्क में यही हाल है। और सेक्रेटरी दिफा ने वो जो रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इनको कानून समझाएं, ये कानून कोई, इनके लिए कोई कानून नहीं। बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं। तो अब मैं ये सोच रहा था, असल में जब ये इसी तरह की कोई चीज़ की जाती है, सामने आती है, तो मेरा तो एक मिजाज है, मैं ये देखता हूँ कि अच्छा यार रिमार्क्स तो आ गए हैं, लेकिन ये क्यों आए हैं, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या सूरत हाल है, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या ऐसा ही है मुबैना तौर पे बादियों नज़र में कि जैसे पहले भी चीफ जस्टिस साहबान कुछ रिटायर होने के करीब आए तो उन्होंने भी अपने आप को कुछ एलिवेट करने के लिए इस तरह के इकदाम, क्योंकि देखें ना, जब नस्ला टावर पे बात आएगी और इस तरीके से लोगों का एहतजाज होगा तो उस वक़्त ये ऐसे थोड़ी है कि कोई एक बंदा थोड़ी यहाँ पे कोई वीडियो कर रहा है, या एक बंदा कोई थोड़ी यहाँ पर ट्वीट कर रहा है, या एक बंदे की थोड़ी पोस्ट है। यहाँ तो एक इनकलाब आ गया है ना भाई, सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का, इस तरह का एक इनकलाब है। भले कोई भी ताकतवर तरीन कोई इदारा हो, कोई ताकतवर तरीन मुल्क हो, ताकतवर तरीन मुल्क का कोई सदर हो, जो भी हो, कुछ भी हो जाए, ये एक ऐसा इनकलाब आया है सोशल मीडिया का कि इससे आप
आप ना छुप सकते हैं, ना इससे आप जो है ना किसी चीज़ को दबा सकते हैं। एक बैठा अमेरिका में बैठा बंदा वहाँ से ट्वीट कर देगा, वो वहाँ से वीडियो करेगा, आप चार को दबा दें, आप किसी को अगवा कर लें, आप किसी को कुछ भी, तो उस तरीके से तो खैर उसमें आ जाए जनाब उस पर कि ये ऐसा क्यों है, क्या ये वही सूरत हाल है? क्योंकि मुझे ना अभी अवाम, कुछ लोग कह रहे होंगे, अभी मेरे व्यूअर्स भी कहेंगे, इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर रहे होंगे, डेफिनेटली करेंगे कि जनाब नकवी साहब ये देखिएगा, ये सारा को मुबैना ये है वो है, उस तरीके से कह देंगे। अब मैं लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। भाई वो ठीक है आपकी बात, वो आपकी बात से मुझे इनकार नहीं है और आपकी राय का भी एहतराम है, लेकिन ऐसे सिर्फ रिमार्क्स का भी आ जाना ये बहुत बड़ी, पहले तो ये भी नहीं होता था ना, पहले तो इस तरह से भी नहीं होता। मुझे याद है ये 2019 में ये केस शुरू हुआ था और उस वक्त भी कहा गया था, और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब के रिमार्क्स इस तरह के भी कुछ थे और बहुत ख़तरनाक रिमार्क्स थे कि ये सारी इसी तरह की, ये इमारतें गिराएं, ये सिनेमा गिराएं, ये जनाब शादी हॉल्स गिराएं और ये बिल्डिंग्स गिराएं। और उन्होंने तो ये कहा है कि ये जो उनके अपने घर उनको दिए जाते हैं ना, ये भी दिफाई मकसद के लिए नहीं है, यानी उनकी अपनी रिहाइश गाहें भी दिफाई मकसद के लिए नहीं हैं। अगर आप दिफाई मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उनको वापस करें गवर्नमेंट को, यानी यहाँ तक कहा गया। और फौज कौन से कारोबार कर रही है, यानी जो उनको ज़मीन दिफा के लिए। तो मुझे याद है कि 2019 में जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने यहाँ तक कहा था कि क्या पता कि अब मैंने अगर इस पर बात की है तो क्या पता शायद मैं भी लापता हो जाऊं। यानी यहां तक ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तरह के रिमार्क्स देते। मुझे याद है कि जो साकिब निसार साहब थे उन्होंने भी कुछ इस तरह के रिमार्क्स दिए थे। वो हर किसी को पता है, वो बहुत सारी आजकल उनकी ऑडियोज भी आ रही हैं और पता नहीं क्या क्या आगे भी आना है। लेकिन बहरहाल वो जनाब उन्होंने एक दफ़ा, हमें याद है कि इसी तरह का एक पता नहीं को केस आया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई क्या है कि कौन सा ऐसा मुल्क है, ज़रा बताएं, को मिसाल दें कि जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हों और जहाँ पर कमर्शल एक्टिविटीज़ और शादी हाल बन रहे हों और सारा कुछ, मतलब अस्करी आटे तक आप बेच रहे हों और बैंक भी हों और शादी हाल्स भी हों और जनाब पेट्रोल पंप भी हों और पता नहीं क्या क्या हो। यहाँ पर पूरी एक एम्पायर जो है ना, एक बिजनेस एम्पायर जो है ना डेवलप हो गई है। तो और किसी मुल्क की आपके पास मिसाल है? तो पता नहीं वहाँ से वो सेक्रेटरी दिफा या उनका वो जो वकील था वो जनाब वो गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हाँ एक मुल्क है, और मिस्र का उन्होंने नाम लिया। तो फिर वो वहाँ पे उनको चीफ जस्टिस ने उस वक़्त कहा कि आपको पूरी दुनिया में सिर्फ मिस्र ही मिला है, आपको कोई ऐसा मुल्क नहीं मिला। मतलब वो बात तो इस तरह से है ना, ये एक प्रेसिडेंट है ना, ये हमारे साथ इंडिया है, हम कहते हैं जनाब उनकी फ़ौज ये है वो है, वो उस हवाले से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप जो देखें, आप उनको बरतानिया को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप कोई भी इस तरह की कंट्रीज़ हैं उनको देख लें कि जहाँ पर जो है ना इस तरह की एक बिज़नेस एम्पायर जो है ना खड़ी की गई हो साथ साथ, और ये सारा कुछ। और अब नस्ला टावर को गिराने का मामला आया तो फिर लोगों ने ज़ाहिर शोर तो मचाया। अच्छा, इसके साथ ही आज हमने वो अली वज़ीर का भी देखा, अली वज़ीर साहब की भी वो ज़मानत हो गई है जो कि वज़ीरिस्तान से MNA हैं, और उस सिलसिले में भी हमने देखा कि जो उनका भी बेंच था, जजेस साहबान ने बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। गो कि 2 दफ़ा वो बेंच तब्दील हुआ है लेकिन फिर भी उनको बेल मिल गई है, बड़ी अच्छी बात है। और वो रिमार्क्स बहुत सख्त किस्म के रिमार्क्स आए हैं और जजेस साहबान बरहम हुए हैं बाकायदा सिंध के प्रोसिक्यूटर जनरल पर भी, और वहाँ पर जनाब उनको भी एक झाड़ पिलाई है और ये कहा है कि आपने ये दहशतगर्दी वाले दफात किस तरह से लगाए हैं। जब को अक्यूज़्ड जो है ना उनकी वो हो गई है ज़मानत, वहाँ किसी ने इनकार नहीं किया, तो क्या ये अदालतें जो है ना ज़मानतें रोकने के लिए बैठी हुई हैं? और अली वज़ीर के अगर इल्ज़ामात जो थे उनमें से अगर एक भी साबित हो गया तो उसका क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ये मामूली डेवलपमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है इस तरह की। क्योंकि हमें याद है कि ये जब सहाफ़ी यहाँ पर मिलने के लिए गए
कंट्रोल टावर के सबसे बड़े मतलब जनरल बाजवा साहब को, तो वहाँ पर बाकायदा कई दफ़ा रिक्वेस्ट की गई कि जी अली वज़ीर साहब को आप माफ़ फरमा दें। और मैं हैरान हूँ कि वहाँ पर वो उस वक्त जेल में हैं और लोग रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं, आर्मी चीफ से कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में हो सकता है। और जनाब उसके साथ साथ बिलावल साहब ने भी रिक्वेस्ट की है कई दफ़ा कि जी उनको जो है ना अभी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिंध ने एक दफ़ा जो है ना वो लोग तो कहते हैं मुबैना तौर पे उन्होंने एक दफ़ा वो जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनको नहीं भेजा जानबूझ के, और इसी तरीके से वहाँ मुकदमा भी दर्ज किया। और इसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारे अब हालात तो इस तरह से हैं कि लोग मुख्तलिफ तरीके से अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ चाहे वो चीफ जस्टिस साहब जल्द रिटायर हो रहे हैं, बस 2 महीने के अंदर, कोई 1 फरवरी 2022 को उन्होंने रिटायर होना है, तो अपने उस हिसाब से कोई अपना वो एलिवेशन, या जैसे वो बहुत सारे लोगों को, अब जैसे आपने देखा ना एहसन भून साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि जनाब हमने चीफ जस्टिस साहब से कहा है कि सर आप जा रहे हैं तो जाते जाते एक आप अच्छा नाम, अपने ये जो सारी चीज़ें हैं कुछ ऑब्जेक्शनेबल कुछ मुतनाज़िया चीज़ें हैं इनको धो दें और इनको जो है ना रिवर्स करें। तो और हो सकता है कि अब इसी के साथ ये जो ट्रैक चल पड़ा है, ये जो सूरत हाल हो गई है शुरू, यानी अली वज़ीर साहब की ज़मानत जो कि बहुत ही नामुमकिन लग रही थी वो हो गई है। अच्छा फिर नस्ला टावर तो ठीक है गिरेगा या बाकी कुछ चीज़ें वो होंगी, लेकिन साथ इस हद तक कह देना और इतना वो करना, और 4 हफ्ते के अंदर फिर उन्होंने रिपोर्ट मांगी और उस 4 हफ्तों तक तो चीफ जस्टिस साहब भी होंगे और तब तक क्या होता है। लेकिन गिरे या ना गिरे ये एक अलग बात है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें गिर गई हैं। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जुडिशल एक्टिविज़म पे खुश हुए थे और जिन लोगों ने मुबैना तौर पर जुडिशल एक्टिविज़म कराया था वो वही उनके अपने गले पड़ रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि बहुत सारे, चाहे वो उसकी वजूहात कुछ भी हों, चाहे कुछ भी वजह हो, चाहे वो एक जाते जाते एक अच्छा नाम नेक नामी कमाने के लिए हो, एक जाते जाते मुतनाज़ा चीज़ों को वो करने के लिए ख़त्म करने के लिए हो, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, अब एक इतनी मुल्क की आला तरीन अदालत से ऐसे रिमार्क्स आने, फिर ऐसे मैं तो नहीं कह सकता या कोई और तो अपनी तरफ से नहीं कह सकता इस तरह की। और फिर आज मैं अगर वीडियो कर रहा हूं तो उन रिमार्क्स की बुनियाद पे कर रहा हूं। आज अगर पूरे इंटरनेशनल मीडिया में वो सारी चीज़ें कोट हुई हैं तो इन रिमार्क्स की बुनियाद पे हुई हैं। आज अगर पूरा नेशनल मीडिया इन चीज़ों को कोट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी और प्रिंट मीडिया भी कर रहा है और वो हिम्मत पकड़ी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इन रिमार्क्स की वजह से आज लोगों को पता चल रहा है कि एक रिटायर्ड मेजर साहब भी अगर इतने वो तगड़े हैं और वो लीज पर ज़मीन दे रहे हैं एक ग्लोबल मार्की के लिए और वो उनसे कोई पूछगछ नहीं है, तो एक अन्नी किसने मचाई हुई है यहाँ पर, ये उन रिमार्क्स की वजह से हो रहा है। तो बात ये है कि मेरा जो अपनी पर्सनल असेसमेंट है ना, मेरा ख्याल है कि जब तक खुद वही इदारा जो हमारे दिफा का ज़ामिन है और जो मुझे उस इदारे पे फ़ख्र है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम तनकीद बराए तनकीद करने वालों पर मैं तनकीद करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब तक वो खुद इदारा अपनी खुद एहतसाबी का अमल शुरू नहीं करेगा, क्योंकि इस मेरी अपनी निगाह में मैं आपको कितनी मुतअद्दिद दफ़ा बता चुका हूँ कि दिफा का इदारा हो, इंसाफ का इदारा हो, इसको किसी कीमत पर मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ये मुतनाज़ा अब आप देखें कि यही सुप्रीम कोर्ट, यही हाई कोर्ट्स, यही लोअर कोर्ट्स, कितने लोगों को ज़िंदगी से ज़्यादा और चीज़ क्या होती है, कितने लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करते हैं, ठीक है ना। यानी साल में कोई सैकड़ों हज़ारों लोगों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला होता होगा। साल में कितनी जायदादें इधर से उधर जाती हैं जनाब, यक जुम्बिश कलम, कभी किसी ने कोई आवाज़ उठाई है, कभी मीडिया में कोई सर से। लेकिन ख़ास तौर पे कि जब वो सियासी मामलात आ जाएं, जब इस तरीके से पॉलिटिकल मामलात आ जाएं, जब पैनामा का केस चले और वो चलता चलता और इकामा पे ख़त्म हो, तो फिर डेफिनेटली फिर आवाज़ें उठती हैं। फिर आप उन आवाज़ों को नहीं रोक सकते, वो कुछ भी हो जाए वो उसको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो ज़बान खल्क जो है ना नकार खुदा हुआ करती है। चाहे वो दिफा का इदारा हो, चाहे वो इंसाफ का, फिर इस तरीके से इदारे मुतनाज़ा बन जाते हैं। जब आप सियासत में आएँ, फिर आप सियासत में दखल अंदाजी करें, ये वो वक्त चले गए हैं कि आप कहें कि हम सियासत को छेड़े भी सही
गई, हम तारे भी हिलाएं, हम उससे जो है ना डोरें भी हिलाएं और हम पर्दे के पीछे छुप जाएं, अब वो पर्दे, अब वो जो नकाब होता है ना वो बेनकाब होता जा रहा है, वो चेहरे अब बेनकाब होते जा रहे हैं। अब वो मुमकिन नहीं है कि आप पर्दे के पीछे बैठ के जनाब वो डोरें हिलाएं और वो आपका नाम भी ना आए और बदनाम कोई और हो, क्रेडिट आप लें और डिसक्रेडिट किसी और के खाते में डाल दें, चाहे वो दिफा का इदारा हो या चाहे वो व्हाट्सएप पे बनने वाली JIT हो या उसमें आज मीडिया भी, सोशल मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, ये सारे इस कदर मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि अब वो चीज़ें छुपी रहना मुमकिन नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें मकाफात अमल भी होती हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये ऐसा नहीं मुमकिन, लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ आज वाले आप अगर रिमार्क्स पढ़ लें या आप सुन लें या आप देख लें उन रिमार्क्स को, इन रिमार्क्स की बुनियाद पे भी यकीन करें बहुत सारों की चोलें हिल के रह गई हैं, बहुत सारों का जो है ना मैं समझता हूं कि बहुत सारे यूं शेक हो गए हैं ये आज के इन रिमार्क्स से भी। तो ये खुद एहतसाबी का अमल जब तक खुद अपने अंदर इदारे नहीं करेंगे, खुद अपने, लेकिन सर बात वही है, वही सूरत हाल है कि जब आप भी इस तरीके से देखें, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्लाट मिले, अब वो अभी तक भी मामलात मुख्तलिफ चल रहे हैं जनाब उस तरीके से, अगर यही जजेस साहबान खुद कह देते कि जी हमने नहीं लेने, अब माशाअल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी, इज़्ज़त से ज़्यादा तो बढ़ के कुछ भी नहीं होता। लोग तो ज़िंदगी पर भी इज़्ज़त को जो है ना तरजीह देते हैं, अब ये आप देख लें, और इज़्ज़त से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। तो अब आप अंदाज़ा करें कि जो है ना मतलब वो उस हवाले से अगर कह देते कि जी इनमें से थे ना बहुत सारे जजेस ना, जस्टिस काजी फाजीसा समेत बहुत सारे थे, उन्होंने इनकार किया है ना, तो कह देते कि हमने अब दो तीन प्लाट जिन्होंने लिए हैं और फिर उसके बाद वो कहें कि जनाब कोई उंगली ना उठाए, कोई बात भी ना करे, तो ऐसा तो नहीं मुमकिन, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बात यह है कि जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो दिफा का या चाहे वो इंसाफ का इदारा हो, इसको तो कतन मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, इसको तो पाकिस्तान के एक बंदे की नज़र में भी मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए इस इदारे को, तो क्योंकि अगर ऐसे इदारे मुतनाज़ा हो जाते हैं तो मोराल डाउन हो जाता है, फिर तो स्टेट के ऐसे इदारे अगर मुतनाज़ा हो जाते हैं तो स्टेट जो है ना हिलने लगती है। तो खुदा न खास्ता ऐसे को तो बिल्कुल, जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, बल्कि जहाँ तक पार्लियामेंट का भी ताल्लुक है, हुकूमत का ताल्लुक है, वो तनाज़ा रहता है, उसमें वो नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है या कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात नहीं है। वहाँ मोस्ट डेवलप्ड कंट्री से लेकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तक वो तकरीबन तमाम, मैं क्या क्या मिसालें दूँ, आप ट्रंप जो है ना यूँ समझ लें कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर का वो कितना मुतनाज़ा रहा, उनके भी अपने वो सारा दुनिया की आप मतलब ऐसी डेमोक्रेसीज जो कि बहुत ही डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, जहाँ पे लिटरेसी रेट 100% है, जहाँ पे पता नहीं कहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उनके पार्लियामेंट के अंदर कितनी दफ़ा कुर्सियाँ मारी जाती हैं, उनके पार्लियामेंट के अंदर लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। तो वो ये चलता है, सियासत में होता है, गवर्नमेंट्स मुतनाज़ा होती हैं, अपोजिशन भी मुतनाज़ा होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या दिफा का इदारा अगर ये मुतनाज़ा होते हैं तो ये बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है। और मैं समझता हूँ कि आज की ये रिमार्क्स ये भी बहुत सारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया हैं, भले उसकी कोई वजूहात हों, भले वो इमारतें ना गिरें, भले वो आइंदा इमारतें ना रुकें, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये सारा कुछ खुल जाना। और वो जो और एक बात और है कि मैंने अब तक किसी मालशिया पालशिया को सबको सांप सूंघ गया है, किसी मालशिया पालशिया को आप देखें कि उसने वीडियो की हो कि इस तरीके से, हालांकि ये मामला खुल गया है, ये अब सरेआम हो गया है, ये सरे बाजार डिस्कस हो रहा है, ये नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक सब कुछ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, हर जगह सोशल मीडिया डिजिटल भरा पड़ा है। लेकिन मालशिया पालशिया की ये बेचारों की मजबूरी है, उनको सांप सूंघ गया है, उसी तरह से जैसे DGI साहब का मामला चल रहा था ना, उनको सांप सूंघा हुआ था, सारे मालशिया पालशिया को इसी तरह से सांप सूंघ गया है। तो ये सूरत हाल ये है कि जब इस तरह की चीज़ें होंगी और मुल्क आइन और कानून के तहत चलने की तरफ जाएगा। अब देखते हैं कि एहसन भून साहब ने जो किया है कि जी इस तरीके से हमने कहा कि नवाज शरीफ साहब का केस भी
आप डिफ़ाइन करें कि जी अगर इस तरीके से है और ये जो नाअहलियत और 62-63 के तहत इसकी आप दोबारा, अगर इसकी भी दोबारा जो है ना वो रीडिफाइन हो जाता है सिलसिला, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मैं इल्तजा करता हूँ, और मैं इसमें कर सकता हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ पाकिस्तान का, और इस हवाले से कि ये वो दाग धोने के वक्त हैं, जैसे अली वज़ीर साहब को ज़मानत मिल गई, जैसे ये आज के रिमार्क्स आ गए, जैसा कि जो है ना मतलब है कुछ मिसिंग पर्सनस हैं, जैसे उसमें मुदस्सर नारो साहब भी हैं, जैसा कि जो है ना नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं, जैसा कि मरियम नवाज साहबा के, ये सारे पॉलिटिकल, कौन नहीं जानता ये पॉलिटिकल केसेस हैं। और कौन नहीं जानता कि माजी में ऐसी अगर ऑडियो टेप्स या इस तरह की चीज़ें आई हैं तो वो चीज़ें मुतनाज़ा बनी हैं और वो रिलीफ मिला है। बेनज़ीर साहबा को भी रिलीफ मिला था, मोहतरमा शहीद को, और इसी तरीके से जरदारी साहब को भी रिलीफ मिला था। तो वो रिलीफ, उनका केस बहुत तगड़ा है, और बग़ैर किसी को, मैं समझता हूँ बेनकाब किए भी, बग़ैर किसी का, वो कहते हैं ना जनाब खुरा कहाँ तक जाता है, इन चीज़ों में जाए बगैर भी उनको रिवर्स किया जाए, उनको रिवर्स करें, और जो है ना अपना एक और तकरीम में इजाफा होगा। मैं समझता हूँ अदालत उज़्मा की तकरीम में, इज़्ज़त में, तकरीम में, अदालत उज़्मा, अदालत आलिया, इनकी तकरीम में और होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो कोर्ट्स हैं और ये जो अदालतें हैं, जब यहाँ पर इस धरती पे इंसाफ हो तो फिर अदालत की तकरीम में, इज़्ज़त में, एहतराम में, हर आँख में इजाफा होता है। वो बिल्कुल इसी तरह से है, और ये कोई बग़ैर लगी लिपटी रखे और बगैर कोई, क्योंकि एक चीज़ जब गलत हो जाती है तो उसको ठीक भी वही कर सकते हैं जिनके ज़रिए होती है। और एक परसेप्शन है, किसको नहीं पता कि परसेप्शन, और ये परसेप्शन को लेमैन में नहीं है, ये परसेप्शन जब हम बैठते हैं तो ये लीगल फ्रेटर्निटी में भी ये परसेप्शन है, ये लीगल फ्रेटर्निटी में भी यही। और ये मैं समझता हूँ कि क्रेडिट अली अहमद कुर्द साहब को बहुत ज़्यादा जाता है कि जिन्होंने इस तरीके से, और आज फिर इसी तरह से, तो फिर ये बिस्मिल्लाह करें जनाब, जस्टिस सिद्दीकी साहब को भी बहाल करें, फिर बिस्मिल्लाह करें कि नवाज शरीफ साहब के केसेस भी ख़त्म हो, मरियम नवाज साहब के केसेस भी ख़त्म हो, और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। मैं समझता हूँ चाहे कोई भी हो, उसके साथ कोई किसी किस्म की नाइंसाफ़ी ना हो, और आइंदा एक लाहे अमल तय करें कि इस तरीके से हम जो है ना, हर इदारा अगर आइन और कानून के मुताबिक चले ताकि हर इदारे की इज्जत बहाल हो और बुलंद हो, और एहतराम भी बुलंद हो, और शहरियों के दिल में प्यार पैदा हो, और इस तरीके से मेरा मुल्क दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। क्योंकि तरक्की वही करता है जो डेमोक्रेसी पे चलता है, जो आइन पे चलता है, जो ज़ाब्ते पे चलता है, जो कानून पे चलता है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। रूल ऑफ लॉ के बगैर तरक्की नामुमकिन है। आप अज़ल से लेकर अब तक देख लें, और जब तक भी हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।